everyone, today we will continue with the rest part of the story, a visit to Cambridge। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो फिरदौस कांगा हैं वो स्टीफन हॉकिंग से मिलते हैं, और वो अंतिम लाइन में हम लोगों ने देखा था कि जो फिरदौस कांगा हैं वो स्टीफन हॉकिंग से पूछना चाहते थे कि क्या डिसेबल्ड बॉडी के साथ रहना आपका चॉइस था, बट वो ऐसा नहीं करते हैं। सो नाउ वी विल कंटिन्यू फर्दर, बट आई kept quiet because I felt guilty every time speak to him, forcing him to respond। तो आगे जो है फिरदौस कांगा क्या करते हैं कि वो सवाल को नहीं पूछते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा पूछते हुए जो है उनको बड़ा ही गिल्टी, बड़ा ही शर्मिंदगी महसूस होता था। क्यों शर्मिंदगी? बिकॉज आई स्पोक टू हिम फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड। क्योंकि अगर वो ऐसा क्वेश्चन पूछते तो और पूछने के बाद स्टीफन हॉकिंग को क्या करना पड़ता? रिस्पॉन्ड करना पड़ता, रिप्लाई करना पड़ता, और ऐसा करने के लिए वो उनको अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि स्टीफन हॉकिंग जो थे वो क्या थे? डिसेबल्ड थे। There he was tapping at the little switch in his hand, trying to find the words on his computer with the only bit of movement left to him, his long pale fingers। अब जो स्टीफन हॉकिंग है वो बातें कैसे कर रहे थे? तो वो अपने हाथों से क्या कर रहे थे कि स्विच को दबा रहे थे। एक छोटी सी स्विच थी, उस स्विच को दबा रहे थे, और उसको दबा करके जो कंप्यूटर में वर्ड्स थे उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स। अपने पेल फिंगर्स मतलब जो काफ़ी ज़्यादा भद्दे से दिखने लगे थे, बेकार से दिखने लगे थे, उन उंगलियों का इस्तेमाल करके जो है स्टीफन हॉकिंग फिरदौस कांगा के सवालों का जवाब दे रहे थे। एवरी शो ऑफन his eyes would shut in frustrated exhaustion, and sitting opposite him I could feel his anguish, the mind buoyant, इसको पढ़ते हैं buoyant, with thoughts that came out in frozen phrases and sentences stiff as corpses। अब कह रहा है कि every so often his eyes would shut in frustrated exhaustion, कि मतलब उनकी जो आँखें थी वो क्या होता था? फ्रस्ट्रेशन से, थकावट से वो क्या होता था? वो बंद हो जाता था। और वो जो थे, जो फिरदौस कांगा थे, उनके जो सामने बैठे थे, इस चीज़ को, इस गुस्से को वो क्या कर सकते थे? फील कर सकते थे। अच्छा, गुस्सा किस बात का? क्यों? क्योंकि जो उनका माइंड था वो बहुत सारे थॉट से भरा हुआ था। किससे भरा हुआ था? थॉट से भरा हुआ था। माइंड ब्यूएंट विथ थॉट्स का मतलब क्या हुआ? विचारों से भरा हुआ होना, नॉलेज से भरा हुआ होना। दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस एंड सेंटेंसेज स्टीफ एज कॉप्सेस। और जो आवाज़ें थी, जो वो उनके जो विचार थे वो फ्रोजन फ्रेजेस। अब फ्रोजन फ्रेजेस कहने का मतलब क्या हुआ? कि बिना वो फीलिंग का आ रहा था, बिना वो इमोशन का आ रहा था। क्यों? क्योंकि वो जो शब्द थे उनके द्वारा नहीं बोले जा रहे थे, इसलिए इसको, और उसमें कोई इमोशन भी नहीं था, जिसके वजह से इसको क्या कहा जा रहा है? फ्रोजन फ्रेजेस कहा जा रहा है। उनके जो विचार थे वो कैसे थे? फ्रोजन फ्रेजेस थे, मतलब गुच्छों में आ रहे थे, उसमें कोई फीलिंग नहीं था, उसमें कोई इमोशंस नहीं था। एंड सेंटेंसेज स्टिफ एज कॉप्सेज। और जो सेंटेंसेज जो वो बोलते, मतलब कंप्यूटर से जो निकलता था वो इतना ज़्यादा सख्त होता था कि जैसे कि क्या हो? एक लाश हो, जैसा कि कोई एक मुर्दा जो है, जैसे कि कोई भी डेड बॉडी जब मर जाता है तो पूरी की पूरी तरह स्टिफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो उनके जो सेंटेंसेज जो कंप्यूटर से निकल रहे थे वो उतना ही ज़्यादा क्या था? हार्ड था। और लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक दैट डिसेबल्ड पीपल आर क्रॉनिकली अनहैप्पी, आई सेड। अब कह रहा है कि आगे जो है वो कहते हैं, कौन कहते हैं? कांगा, फिरदौस कांगा कहते हैं कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि जो डिसेबल्ड होते हैं ना, वो मतलब हमेशा के लिए दुखी रहते हैं। क्रॉनिकली मतलब क्या होगा? युग युग तक, बहुत समय तक क्या रहते हैं? दुखी रहते हैं, मतलब लगभग जिंदगी भर दुखी रहते हैं। आई सेड आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड। अब आगे जो वो कहते हैं कि आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, कि वो कहते हैं कि ऐसा जो है उनके लिए, उनको सच नहीं लगता। किनको सच नहीं लगता है? फिरदौस कांगा को, कि जो डिसेबल्ड पर्सन है वो हमेशा दुखी ही रहते हैं। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड। और आगे जो है फिर वो स्टीफन हॉकिंग से पूछते हैं कि क्या आप कभी जो है वो अंदर से हंसते हो, स्माइल करते हो? अबाउट 3 minutes later he responded, I find it amusing when people patronize me। अब जो है लगभग 3 मिनट के बाद जो स्टीफन हॉकिंग है वो रिप्लाई करते हैं कि उनको बड़ा ही अम्यूजिंग, मतलब बड़ा ही मजाक सा लगता है, बड़ा ही भद्दा सा लगता है कि जब लोग उन पर दया दिखाते हैं। ऐसे चीज़ों को देख करके उनको क्या था? काफ़ी ज़्यादा मजाक लगता है। एंड डू यू फाइंड इट एनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क।
और आगे जो है फिरदौस कांगा कहते हैं कि क्या आपको कभी जो है ऐसे गुस्सा दिलाता है कि जब कोई मेरे जैसा आकर के और आपको डिस्टर्ब करता है आपके काम में, तो क्या आपको गुस्सा आता है? The answer flashed yes. Then he smiled his one-way smile and I knew without being sentimental or silly that I was looking at one of the most beautiful men in the world. अब जो आंसर है बिल्कुल तेजी के साथ, फ्लैश्ड का मतलब बहुत तेजी के साथ आता है कि हाँ, कि आप जैसे व्यक्ति जो हैं जब मिलते हैं तो क्या होता है, उनको बहुत तकलीफ होता है, मतलब गुस्सा आता है। और ऐसा कह करके जो स्टीफन हॉकिंग है वो एक तरफ से स्माइल करते हैं। एक तरफ से स्माइल क्यों करते हैं? जब हम लोग स्माइल करते हैं तो हमारे जो लिप्स होते हैं जो दोनों तरफ जाते हैं, बट जो स्टीफन हॉकिंग थे उनका एक तरफ, ऐसा इसलिए क्योंकि उनका जो बॉडी था वो पैरालाइज था। और आगे जो है कांगा क्या कहते हैं कि एंड आई न्यू विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल, और ऐसा कहने पे कि हाँ, जब कोई आपके जैसा व्यक्ति आता है तो उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, इस बात पे बिना सेंटिमेंटल हुए फिरदौस कांगा जो है वो समझते, मतलब ऐसा कहते हैं अपने आप को कि विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली, वो सेंटिमेंट नहीं होते कि नहीं ऐसा क्या कर दिया, अगर तुमको नहीं मिलना था तो हमको क्यों बोला तुम, तो ऐसा वो नहीं सोचते हैं। और अपने मन में वो कहते हैं कि दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड, कि वो जो है दुनिया में सबसे सुंदर इंसान से क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। कौन मिल रहे हैं? फिरदौस कांगा। किससे मिल रहे हैं? स्टीफन हॉकिंग से। A first glimpse of him is shocking because he is like a still photograph, as if all those pictures on him in magazines and newspapers have turned three-dimensional. अब कह रहा है कि आगे जो है फिरदौस कांगा क्या बता रहे हैं कि जब पहली दृश्य में, जब पहली बार उन्होंने स्टीफन हॉकिंग को देखा था तो शॉकिंग वाला था। क्यों? क्योंकि जो स्टीफन हॉकिंग थे वो एक स्थिर फोटोग्राफ की तरह दिखते थे, कि मतलब कोई फोटो जैसे दीवार में लगा के टांग देते हैं ना, और वो स्थिर रहता है बिना कोई मोशन का। इन द सेम वे स्टीफन हॉकिंग उनको पहले दृश्य में लगे थे। लेकिन एज इफ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन्स एंड न्यूज पेपर्स हैव टर्न्ड थ्री डायमेंशनल। लेकिन अब जो है वो जो सारे पिक्चर्स क्या थे कि जैसे उन्होंने क्या पहले बताया कि उनको लगता था कि कोई फोटो फ्रेम है, उनमें टंगे हुए हैं और वो स्थिर है, लेकिन अब वो क्या करें कि वो सारे के सारे जो पिक्चर्स एक 3D पिक्चर्स में कन्वर्ट हो गए। अब 3D पिक्चर्स कहने का मतलब क्या होता है? जीवंत के रूप में दिखना, जिसमें 3 डायमेंशनल फिगर हो। Then you see the head twisted sideways into a slump, the torso shrunk inside the pale blue shirt and wasted legs. You look at the eyes which can speak still and they are saying something huge and urgent. It is hard to tell what. अब आगे वो क्या कहते हैं कि तब आप देख सकते हो कि उनका जो हेड है वो साइडवेज स्लम्प है। एज यू कैन सी कि इनका जो हेड है वो क्या है, एक तरफ क्या है, झुका हुआ है। तो स्लम्प मतलब क्या हुआ ना, झुका हुआ है, एक साइड झुका हुआ है। और द टॉर्सो श्रंक, टॉर्सो मतलब क्या हुआ कि हेड से जो नीचे का जो पार्ट है उसको क्या कहा जा रहा है, टॉर्सो। तो उनका जो नीचे का जो पार्ट था वो क्या था कि ब्लू शर्ट में क्या था, सिकुड़ा हुआ था। आप देख सकते हो कि ब्लू शर्ट पहने हुए स्टीफन हॉकिंग, और उनका शरीर क्या पूरा सिकुड़ा हुआ है। और उनके जो पैर थे वो भी क्या थे, बेकार थे। यू लुक एट हिज आइज, आप उनकी जब आंखों को देखोगे, विच कैन स्पीक, जो बोल सकती थी, स्टिल एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज, और अभी भी जो है वो कुछ कह रही हैं जो बहुत बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या कह रही हैं ये कहना बहुत मुश्किल है। बट यू आर सेकेंड बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन। लेकिन आप ये देख करके कांप जाओगे, सीवर हो जाओगे, आश्चर्य में पड़ जाओगे कि आप जो हो वो क्या देख रहे हो, कि दैट कुड नॉट बी सीन, समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन, कि आप उस चीज़ को देख रहे हो, ऐसी चीज़ को देख रहे हो जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था। बिफोर यू लाइक अ लैंटर्न हुज वॉल्स आर वर्न सो थिन यू ग्लिम्स ओनली द लाइट इनसाइड इज द इनकैंडेसेंस ऑफ अ मैन। अब कह रहा है कि आपके सामने क्या है, जैसे आपको कैसा लगेगा देख करके कि आपके सामने एक लैंटर्न है, एक लालटेन है, जिसकी जो दीवार है, मतलब जिसके जो शीशे हैं, जिसके जो ग्लास हैं वो पूरी तरह से क्या हो चुके हैं, मतलब टूट फूट चुके हैं, मतलब बेकार से हो चुके हैं, भद्दे से हो चुके हैं। लेकिन सो थी मतलब बहुत ज़्यादा पतले हो चुके हैं, बेकार हो चुके हैं। लेकिन आप उससे क्या कर सकते हो, एक लाइट देख सकते हो, एक बत्ती देख सकते हो, जलता हुआ लाइट देख सकते हो, और वो किसका है, इज दैट इनकैंडेसेंस ऑफ अ मैन, और वो किसका है, एक मैन की क्या है, एक ज्योति है। मतलब कहने का क्या हुआ कि जो स्टीफन हॉकिंग थे वो पूरी तरह से बाहर से बेकार हो चुके थे, उनकी बॉडी पैरालाइज्ड था, सब कुछ पैरालाइज था, लेकिन वो अंदर से फिर भी क्या थे, एक लाइट के तरह, एक थॉट के तरह, एक विचार के तरह वो अंदर से क्या थे, जीवित थे।
द बॉडी ऑलमोस्ट इरेलीवेंट एग्जिस्ट ओनली लाइक अ केस मेड ऑफ शैडोज। अब आगे वो क्या कह रहे, उनका जो बॉडी था जो संभवतः पूरी तरह से बेकार था, कि जैसे एक केस हो, एक डब्बा हो, किससे बना हो, एक शैडो से बना हुआ डब्बा हो, मतलब सिर्फ छाया हो, उसके अंदर कुछ है ही नहीं है, इस तरह से। दैट आई नो बिलीवर इन इटर्नल सॉल्स नो दैट इज व्हाट ईच ऑफ अस इज एवरीथिंग एल्स कैन एसेसरी। अब आगे क्या कह रहे हैं कि आई नो, मतलब पहले जो फिरदौस कांगा थे उनका मानना था कि जो बाहर से दिखता है वही सब कुछ है, लेकिन अब उनका जो ये फीलिंग था वो क्या हो चुका था, बदल चुका था। अब उनको लगने लगा था कि जो बाहर से जो कुछ भी दिखता है वो सिर्फ क्या है, एसेसरी है, मतलब मात्र बेकार सी चीज़, मतलब सिर्फ नामात्र का है। What do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. अब उन्होंने उनसे क्या पूछा कि व्हाट डू यू थिंक, कि मतलब एक डिसेबल्ड होने का सबसे बेस्ट क्या है। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। तो वो कहते हैं कि डिसेबल्ड होने से कुछ भी अच्छा नहीं है, सब कुछ, मतलब आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग गुड, कि डिसेबल होने से कुछ अच्छा भी होता है। आई थिंक आई सेड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड। अब ऐसा वो सोचते हैं, मतलब कौन, फिरदौस कांगा ऐसा सोचते हैं कि वो कहें यू डू डिस्कवर, कि आप बहुत सारी चीज़ें जो है, जैसे बहुत सारा काइंडनेस जो है, मतलब किसी का दयालुपन जो है, आप दुनिया में क्या कर सकते हो, डिस्कवर कर सकते हो। यस ही सेड, और ऐसा वो सोचते नहीं है, ऐसा जो है फिरदौस कांगा जो है किसको कहते हैं, स्टीफन हॉकिंग को कहते हैं। तो स्टीफन हॉकिंग जो है बदले में क्या कहते हैं, यस ही सेड इट वाज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, नो सेट्स और टोन, एंड आई कुड नॉट टेल हाउ इंथुजियास्टिकली ही एग्रीड विथ मी। अब जो ये स्टेटमेंट फिरदौस कांगा देते हैं और उसके जवाब में जो स्टीफन हॉकिंग है वो क्या करते हैं, यस रिप्लाई करते हैं। और इट वॉज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर। अब वॉइस सिंथेसाइजर मतलब क्या हुआ कि वो कंप्यूटर जिससे स्टीफन हॉकिंग का आवाज़ निकलता था, तो वो क्या कह रहे हैं कि वो यस तो कहते हैं, लेकिन ये क्या था, बहुत ही मतलब नुकसान जैसा था। क्यों नुकसान जैसा था, क्योंकि जो वॉइस सिंथेसाइजर से जो आवाज़ आ रहा था, इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, उसका कोई इन्फ्लेक्शन नहीं निकल रहा था। इन्फ्लेक्शन कहने का मतलब है, अब इसको बड़े सावधानी से समझिएगा, कि जैसे इफ़ आई से ना कि बाहर जाओ, इफ़ आई से बाहर जाओ, so you can understand the tone or the inflection between these two sentences। आप इन दोनों सेंटेंसेस के बीच का इन्फ्लेक्शन देख सकते हो कि पहला वाला जो था कि बाहर जाओ, ये एक पोलाइट वे था, और बाहर जाओ ये गुस्से वाला था। अब यही आवाज़ अगर कंप्यूटर से निकलेगा तो कंप्यूटर में तो फीलिंग ही नहीं है, और जब कंप्यूटर में फीलिंग ही नहीं है तो इसकी इन्फ्लेक्शन को पता नहीं किया जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति उसको किस तरह से बोल रहा है, क्योंकि कंप्यूटर में हमेशा क्या निकलेगा, एक ही टोन में निकलेगा। सो दैट्स व्हाई फिरदौस कांगा इज सेइंग दैट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, नो सेट्स और नो टोन। नो सेट्स और नो टोन कहने का मतलब हुआ कि उनके आवाज़ में कोई फीलिंग ही नहीं था कि वो आवाज़ में कितना ज़्यादा उत्सुकतापन है। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ enthusiastically ही एग्रीड विद मी। और इस वजह से जो फिरदौस कांगा है वो ये नहीं बता सकते थे कि उन्होंने कितनी ज़्यादा उत्सुकता से इस बात को सहमति दी। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट फ्रॉम दिस लाइन, एंड द रेस्ट ऑफ द स्टोरी विल बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।